हेलो एवरीवन, आज डेट है 17 ऑफ फरवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि भोजताल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था साख्य सागर को लेकर के। तो साख्य सागर जो है वो हमारे इंडिया के सेंट्रल पार्ट में जो मध्य प्रदेश स्टेट है यहाँ पर लोकेटेड है माधव नेशनल पार्क, और वहीं पर एग्जिस्ट करता है साख्य सागर। लास्ट ईयर जो है साख्य सागर को रामसर साइट का डेजिग्नेशन दिया गया था, जिसकी वजह से न्यूज में बना हुआ था। और जो साख्य सागर है वो मध्य प्रदेश स्टेट की सेकंड रामसर साइट है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है साख्य सागर को लेकर के जो आपको ध्यान में रखने हैं। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर से क्वेश्चन किए गए मनरेगा स्कीम को लेकर के। तो यूनियन मिनिस्टर ने कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं। देखो अभी प्रेजेंट टाइम में जंतर मंतर पर जो है वो मनरेगा जो वर्कर्स हैं और उनसे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये अश्योर किया कि आप ऐप के थ्रू आपकी जो अटेंडेंस है डेली बेसिस पर वो रजिस्टर करोगे मनरेगा वर्कर्स को लेकर के, इसको वापस विड्रॉ करे सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर जो मिनिस्टर है उन्होंने आंसर दिया कि ये एक ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, कि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि वर्कर्स की प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी जो है उनका पेमेंट लिया जाता है। तो इसी को इंश्योर करने के लिए जो भी ऐप के थ्रू जो आपकी प्रेजेंस है उसको शो करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोसीजर किया गया है। तो इसको विड्रॉ नहीं किया जाएगा अभी टाइम के साथ में। तो जो भी वर्कर्स है उनका आधार लिंकिंग होएगा ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है उसको और ज़्यादा मेंटेन किया जा सके। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भी वर्कर हैं उनमें से 57% तक लगभग जो वर्कर्स हैं उनके डाटा जो है वो जो एक्टिव वर्कर्स हैं, अगर ये प्रोसीजर इंप्लीमेंट किया जाता है तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। एक सबसे बड़ा इशू प्रेजेंट टाइम में मनरेगा स्कीम को लेकर के अगर हम डिस्कस करें तो बजट में एलोकेशन जो है वो लास्ट ईयर से भी कम देखने को मिला है। और अगर हम अलग अलग स्टेट में देखें तो मनरेगा वर्कर्स जो है वो अपने पेमेंट के लिए बार बार डिमांड करते रहते हैं कि टाइम पर उनका पेमेंट जो है वो अलोकेट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ने क्लियर किया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी अपने लेवल पर जो भी वेजेस हैं वो टाइम पर पेमेंट करवाने की कोशिश करे, जिससे प्रॉब्लम है ये जो इशू है वो काफ़ी ज़्यादा सोल्व हो पाए। देखो मनरेगा स्कीम जो है उसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कोविड के टाइम में। आपने देखा होगा कि माइग्रेशन के बाद में बहुत सारे वर्कर जब सिटीज से अपने रूरल एरियाज में आ गए कोविड पेंडेमिक के टाइम में, तो मनरेगा स्कीम में जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था। और इसी के बेसिस पर जो अर्बन एरिया है वहां पर भी इसी तरीके की स्कीम हो ताकि 100 डेज का जो वर्क है वो इंश्योर किया जा सके। इसलिए अलग अलग एरिया अलग अलग स्टेट में इस तरीके की डिमांड देखने को मिली थी। ओके, ये जो मनरेगा स्कीम है इसका मेन टारगेट अगर हम बात करें 2005 में एक एक्ट लाया गया और उस एक्ट के थ्रू जो है इस स्कीम को लॉन्च किया गया। मेन टारगेट ये था कि 100 डेज का जो अनस्किल्ड मैनुअल लेबर है, अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनको मैनुअल लेबर के रूप में यहाँ पर वर्क प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। साथ ही साथ में स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो है उनका भी पार्टिसिपेशन इसमें देखने को मिल रहा है। 100 डेज और अलग अलग स्टेट में देखो बहुत सारे स्टेट में जैसे इलेक्शन का टाइम होता है तो उसमें जो वर्किंग डेज है उनको इंक्रीज कर दिया जाता है, जो सैलरी है जो पेमेंट दिया जाता है उनको भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट जो है इसकी देखने को मिलती है। तो ये मनरेगा स्कीम काफी ज्यादा न्यूज में है। तो प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस के परस्पेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीलिम्स में क्या कर देंगे, आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देंगे मनरेगा स्कीम को लेकर के और फिर पूछ लेंगे कि कौन सा फॉल्स है और कौन सा ट्रू है। ओके, तो बेसिक जो पॉइंट है वो आपको क्लियर होना चाहिए मनरेगा स्कीम को लेकर के। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर कल हमने डिस्कस किया था कि त्रिपुरा स्टेट जो है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, क्या हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट रहा इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस, उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। और क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि त्रिपुरा न्यूज में है, वहां पर जो इलेक्शन है वो कंडक्ट करवाए गए हैं। तो यहाँ पर देखो 86% तक वोट काउंटिंग देखने को मिली है, कितने लोगों ने वोट किया है। लेकिन यहाँ पर यह भी बोला गया है कि लास्ट टाइम जब वहां पर इलेक्शन हुए थे 2018 में 2018 में, तो 89.38% जो है वो लोगों को पार्टिसिपेशन
पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। तो यहाँ पर बताया गया है कि अर्ली मॉर्निंग जो है, ये जो डाटा है वो रिप्रेजेंट हुए हैं। अगर हम टोटल बात करें तो हो सकता है कि लास्ट ईयर का जो भी टर्न आउट है उसको रीच कर पाए जो कल वोटिंग वहाँ पर हुई है। देखो, अगर हम ओवरऑल बात करें, लोकसभा इलेक्शन में बात करें, तो 60 to 70% जो लोगों का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। अलग अलग स्टेट में भी काफ़ी वेरी करता है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, वो फोकस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, ताकि वो अपनी वॉइस जो है उसके थ्रू, अपने वोट के थ्रू जो है अपने वॉइस को रिप्रेजेंट कर सके। ओके, तो इतना पार्टिसिपेशन हमें ये शो करता है कि डेमोक्रेसी में लोगों की जो अवेयरनेस है, जो उनका एक तरीके से इंक्लूजन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। 100% तक वोटिंग होना चाहिए। ओके, इसके लिए जो अभी हमने देखा कि बहुत सारा इशू क्या होता है कि जो माइग्रेटरी लोग होते हैं, माइग्रेशन कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, किसके लिए? जॉब के लिए, अच्छे अपने फ्यूचर को तलाशने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वेरी करते हैं। तो उनको रेगुलेट करने के लिए हमने क्या एस्टेब्लिश करने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन ने, और इसको लेकर के टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को गाइडलाइंस भी दी हैं कि जो भी माइग्रेटरी पर्सन है, जो भी माइग्रेशन के थ्रू एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, उनके भी वोटिंग राइट्स को वो भी यूज़ कर पाए। तो इसके लिए डिस्टेंट एरियाज में जो है वो इस तरीके की हम मशीन जो है वो डेवलप करें और उन लोगों को भी वोटिंग राइट्स दिया जाए। तो ये हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये इस मॉड्यूल जो है इसका रखा भी है। हालांकि जो अदर अपोजिशन पार्टीज है उन्होंने इसको एक तरीके से अवॉइड करने की कोशिश की, क्योंकि उनका भी बेसिक पॉइंट ये है कि जो भी ईवीएम मशीन है उसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं टाइम टू टाइम। ओके, और उसको लेकर ही क्वेश्चन है, तो आप जो है वो एक ही मशीन में 72 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए वोटिंग जो है वो माइग्रेशन जो वर्कर्स हैं, माइग्रेट जो वर्कर्स हैं, उनको राइट प्रोवाइड करोगे, तो हो सकता है कि उसमें भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन ना हो। तो पहले ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी को लेकर के क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में प्रोसीजर जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया एक तरीके से कि वोटिंग राइट इंक्रीज होने से डेमोक्रेसी में लोगों की अवेयरनेस, लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो टेलीकॉम, या देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने गाइडलाइंस दी है कि जो भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनके थ्रू, उनका कोई भी अगर हम बात करें, उनका अगर हम जैसे उनके जो कस्टमर हैं उनको स्पैम मैसेज और स्पैम कॉल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसको लेकर के ट्राई ने डायरेक्शन दी है कि आप अपने लेवल पर इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि जो कस्टमर है वो इससे इफेक्ट ना हो। तो ट्राई को लेकर के हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हमारे इंडिया में जो टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर जो है उसके लिए मेन रेगुलेटर का रोल प्ले करता है ट्राई। ये जो ट्राई है, इसके बारे में अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर हम देखें तो 20 फेब 1997 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था ट्राई को एक एक्ट के थ्रू, और एक्ट का नाम है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। ओके, अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने ये देखा कि हमारे इंडिया में जो टेलीकम्युनिकेशन है उसका मेन रेगुलेटर के रूप में काम करता है ट्राई। तो हमारी कंट्री में जो टेलीकम्युनिकेशन है उसकी ग्रोथ जो है वो हो सके, उसके लिए कुछ जो भी इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है उनको क्रिएट करने का और नर्चर करने का काम करता है ट्राई। एक फेयर लेवल पर जो है वो जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो एक फेयर तरीके से अपने बिजनेस को रेगुलेट करें, और जो कस्टमर्स हैं उनका भी ध्यान इसमें रखा जाता है। ओके, मतलब एक फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है ट्राई। ट्राई का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मतलब इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो ट्राई में एक चेयरपर्सन होता है, 2 होल टाइम मेंबर होते हैं, और 2 जो है वो पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, और इन सभी को अपॉइंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब इनके टेन्योर की अगर हम बात करें तो चेयरपर्सन और जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, या तो उनका 3 साल का टाइम पीरियड होता है कि 3 साल तक की उनकी टर्म है, या फिर उनकी एज जो है वो 65 ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाए, दोनों में जो भी पहले हो इसके बेसिस पर। ओके, तो ये ट्राई का जो भी स्ट्रक्चर है वो हमने डिस्कस किया, और मेन टारगेट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ट्राई का वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर एडिटोरियल पेज पर, और देखो यहाँ पर जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, अभी क्या हुआ है, हमारा जो
सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अलाउ किया है जो भी फिशरमैन है उनको पर सीन यूज करने के लिए। ये पर सीन क्या होता है? देखो, ज्यादातर जो फिशरमैन होते हैं वो नॉर्मल नेट जो है वो यूज करते हैं। जो भी सी एरिया में जो भी फिश होती हैं उनको पकड़ने के लिए, ताकि अपर लेयर में जो भी फिशेज हैं उनको पकड़ा जा सके। लेकिन ये जो पर्स सीन होता है, पर्स मतलब बहुत बड़ा एक तरीके से थैले टाइप जो है, तो यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है और डीप लेवल तक जाकर के जो है ये नेट जो है वो जितनी भी फिशेज होती हैं उन सभी को ट्रैप कर लेता है। ओके, अब ना सिर्फ फिशेज को यह ट्रैप करता है, और भी अदर जो भी यहाँ के सी इकोसिस्टम में जो भी अदर स्पीसीज होती हैं, बहुत सारी एंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, वो भी इसमें पकड़ी जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर अलाउ किया है, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है कि फिशरमैन जो है वो यूज कर सकते हैं पर सीन का। और कहाँ से कहाँ तक यूज कर सकते हैं? टू फिश बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स एंड विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ 200 नॉटिकल माइल्स। मतलब आपका जो कोस्टल एरिया है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो आप फिशिंग में पर सीन का यूज कर सकते हो। अब देखो, ये जो अलाउ किया है ना, ये रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है उन्होंने तो बैन लगा रखा है, तो इसकी वजह से तो क्लैश क्रिएट होगा। राइटर ने यहाँ पर बताया गया है कि ये EEZ जो टर्म अभी हमने देखी, ये कब डिसाइड हुई थी? तो 1982 में सी एरिया को लेकर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे, जिनको हम अनक्लोज नेम के नाम से जानते हैं, अनक्लोज लॉ के नाम से भी जानते हैं, और इंडिया जो है उसका पार्टनर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर EEZ जो है ये मतलब जो का सी का जो वोटर है उसको अलग अलग क्राइटेरिया, 5 क्राइटेरिया में डिसाइड किया गया, जिसमें एक टर्म जो है वो EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है। अब इसमें क्या किया गया कि जो अनक्लोज लॉ लाए गए 1982 में, इसमें डिसीजन किया गया कि जो भी कंट्री कोस्टल एरियाज में है, जिनके भी आसपास में सी वाटर बॉडीज हैं, उनमें वाटर की अवेलेबिलिटी को किस तरीके से डिसाइड करना है। देखो, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, जिनकी डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी नहीं है सी एरिया से, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनकी काफ़ी ज़्यादा जो कोस्टल एरिया है वो टच होता है, तो इसके बेसिस पर उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट तो देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके आसपास में सी है तो कंप्लीट उनका है। आपको ओपन रखना है, फ्री रखना है, फेयर तरीके से उसका यूज करना है, तो इसको लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की जरूरत थी, वो बनाए गए। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि वो जो लॉ है जिसमें ये डिसीजन किया गया है, ये डिसाइड किया गया है कि आप डीप ट्रोलिंग जो है उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे, और जो भी हमारी जो भी इकोसिस्टम है, सी इकोसिस्टम जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसके एरिया के पास में सी एरिया है तो वहां गए और सब कुछ आप लूट खसोट के ले आए। इस तरीके से तो सब कुछ जो भी फूड चेन है वो सब बर्बाद हो जाएगी, आपका जो भी आप मेंटेन करना जो चाहते हो, क्योंकि हमारी जो भी फूड चेन होती है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो सभी आपस में कनेक्टेड है। ओके, सारे इकोसिस्टम जो है वो आपस में कनेक्टेड है। जब आप माइक्रो लेवल पर देखोगे तो अलग अलग शो होते हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पर देखते हो तो आपको पता चलता है कि सब जो है वो आपस में कनेक्टेड आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कन्वेंशन और कंजर्वेशन की बात की गई है कि अनक्लोज जो लॉ है उसमें भी उसके आर्टिकल 56 सब क्लोज 1 में और आर्टिकल 56 सब क्लोज 1 सब पार्ट बी में जो है वो डिसाइड किया गया है कि कोस्टल स्टेट जो है उनके पास में सॉवरेन राइट्स हैं टू एंश्योर दैट द लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ द EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आर यूज्ड, कंजर्व्ड एंड मैनेज्ड। तो 1982 का जो ये लॉ था इसमें बोला गया है कि भाई आपके आसपास वाले रीजन में अगर सी एरिया है तो आपको प्रोटेक्ट भी करना है, आप उसका यूज करोगे तो आप उसको प्रोटेक्ट भी करोगे। इसी तरीके से 1989 में तरावा डिक्लेरेशन हुई थी ऑफ द साउथ पैसिफिक फोरम, साउथ पैसिफिक फोरम की ये डिक्लेरेशन थी, और इसमें इस कन्वेंशन में जो फिशिंग विद लॉन्ग ड्रिफ्ट नेट इन द साउथ पैसिफिक गोज एज फार एज टू रिस्ट्रिक्ट पोर्ट एक्सेस फॉर ड्रिफ्ट नेट फिशिंग वेसल। तो इसमें जो है वो रेगुलेशन किया गया था कि आप जो है वो डीप नेट यूज नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके की अलग अलग कन्वेंशन, अलग अलग जो है वो प्रोसीजर हमेशा से देखने को मिला है, और इंडिया जो है वो भी अपने लेवल पर मेंटेन करता है। तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर, और अगर हम बात करें स्टेट लेवल पर जो क्लैश देखने को मिल रहा है, जैसे कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, अब इससे क्या होगा कि जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास में मनी है, वो अच्छे से क्या है अपना जो भी
जो भी उनको प्रोसीजर चाहिए, जो भी जैसे उनको डीप नेट यूज़ करना है तो उसको मनी है तो अच्छे से इसको इंस्टॉल कर पाएंगे, यूज़ भी कर पाएंगे। लेकिन छोटे छोटे जो फिशरमैन है वो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे। उनके पास मनी है नहीं अपना ये सारा सिस्टम अपलोड करने का, और इसकी वजह से उनकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर राइटर का मेन बात ये है बोलने का कि हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है कि हम यूज़ भी करें जो भी प्रोडक्ट हैं, फिश हैं, जो भी अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनका यूज़ भी करें, लेकिन वो ख़त्म भी ना हो, मतलब वो उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो एक हेल्दी तरीके से बनी रह सके। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्राइफेड का जो आदि महोत्सव है उसको लॉन्च किया, उसको ओपन किया, और उन्होंने हम ट्राइब से क्या क्या सीख सकते हैं, किस तरीके से वो नेचर वेजिटेशन इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इन सभी को वर्ल्ड को जो है इनसे सीखना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर किस तरीके से ट्राइबल को फोकस करते हुए गवर्नमेंट जो है क्या क्या काम कर रही है उन सभी का पॉइंट उन्होंने रखा। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वन धन विकास केंद्र, मतलब ट्राइबल पीपल जो ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया पर डिपेंड करते हैं, तो वहाँ से जो भी उनका प्रोटेक्शन है उसको अच्छे से खरीदा जा सके। साथ ही साथ में ट्राइबल वेलफेयर के लिए बजट में एलोकेशन जो है वो भी इंक्रीज किया गया है। ये गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं वो बताए गए हैं। और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ट्राइबल पीपल जो है उनके जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोसीजर जो है वो हम क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उन सभी को खरीदने की कोशिश कर रही है। तो इसकी वजह से जो भी ट्राइबल पीपल हैं उनको सस्टेनेबल हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करने की कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है, ताकि मेन स्ट्रीम में उनका इंक्लूजन देखने को मिल सके। अब यहाँ पर ट्राइबल की बात की गई है, तो आप सभी को पता है कि अगर हम ट्राइब्स की बात करें और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनके बारे में क्या कहता है, कौन कौन से प्रोविजन किए हैं, ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राइफेड की, कि ट्राइफेड क्या है। यहाँ देखिए, देखो ट्राइफेड, सबसे पहले तो इसका जो फुल नेम है वो आपको पता होना चाहिए। ट्राइफेड जो है वो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसको हम ट्राइफेड के नाम से जानते हैं। और 1987 में ये एग्जिस्टेंस में आया था। और हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर ये एक तरीके से हाईएस्ट लेवल पर, मतलब नेशनल लेवल पर ट्राइबल को लेकर के जो भी इशू हैं उन सभी को रेगुलेट करने का काम करता है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ये आपको ध्यान में रखना है। वो 1987 में एग्जिस्टेंस में आया था। ओके, अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कि क्या मेन टारगेट है ट्राइफेड का, तो जो भी हमारी कंट्री में जो भी ट्राइबल पीपल रहते हैं उन सभी के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मेन टारगेट को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो भी ट्राइबल पीपल है उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जाता है। अब अगर देखो हम बात करें तो हमारे इंडिया के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी, और वो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती है। तो पहली बार हमारा इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है, ओके, हमारे इंडिया की जो फर्स्ट पर्सन है वो ट्राइबल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही है, मतलब ट्राइबल कम्युनिटी जो है उनके अपग्रेडेशन के लिए काम किया जा रहा है। ओके, और संथाल कम्युनिटी आप सभी को पता है ट्राइबल कम्युनिटी है, और संथाली जो लैंग्वेज है उसको हमारे शेड्यूल 8 में भी इंक्लूजन किया गया है। शेड्यूल 8 में क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं स्टार्टिंग में 14 थी और अभी प्रेजेंट टाइम में 22 लैंग्वेज है। ओके, आपको स्पेसिफिक ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन सी लैंग्वेज है या नहीं है। आपको ये बताना है कि इंग्लिश जो है वो शेड्यूल 8 में आती है या फिर नहीं आती है। अब देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें जो ट्राइब जो है उसको डिसाइड नहीं किया गया है, उसको लेकर के एक क्लेरिफिकेशन जो है वो नहीं है। लेकिन शेड्यूल ट्राइब जो है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 342 आई जो है, सब क्लोज आई, इसके तहत जो है वो शेड्यूल ट्राइब इस टर्म को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 5 है और शेड्यूल 6 जो है वो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है। ये हमारे इंडिया के 10 स्टेट्स हैं जहाँ पर ट्राइबल एरियाज हैं, और ये स्पेसिफिक शेड्यूल 6 जहाँ पर 4 स्टेट के ऊपर फोकस किया जाता है, अमे तमी, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी हमारे फंडामेंटल राइट जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं वो ही ट्राइबल पीपल को देते हैं, क्योंकि वो सब कुछ इक्वल है। अब देखो
एक कमेटी बनी थी 1965 में, लोकूर कमेटी जो है उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और उन्होंने कोई ट्राइबल पीपल जो है उनकी क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके ऊपर उन्होंने फोकस किया। देखो वो लोग जो काफ़ी प्रिमिटिव ट्रेट्स जो हैं, मतलब अभी भी बहुत ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा बैक है मेन सोसाइटी से, उनका काफ़ी ज़्यादा कल्चर जो है वो काफ़ी अलग देखने को मिलता है। साथ ही साथ में जियोग्राफिकल आइसोलेशन, मतलब मेन स्ट्रीम सोसाइटी से उनकी जो कनेक्टिविटी है वो नहीं देखने को मिलती है, अभी बैकवर्डनेस देखने को मिलती है, उनमें एजुकेशन का लेवल जो है काफ़ी कम है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी टाइम के साथ में इंक्रीज नहीं हो रही है। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है ट्राइबल पीपल की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या काम किया गया है उनके लिए, गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव रख रही है, तो ट्राइफेड जो अभी हमने डिस्कस किया, ये भी जो ट्राइबल पीपल हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो ट्राइबल स्कूल है उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा जो पीवीटीजी ग्रुप है, मतलब एसटी में ही वो ग्रुप, वो ट्राइब जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हैं, उनके लिए पीवीटीजी ग्रुप बनाया गया है। पहले इसको पीटीजी ग्रुप के नाम से जानते थे और 2006 में इसको पीवीटीजी ग्रुप के नाम से जाना गया। ओके, डेबर कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि इसमें से भी ये जो पार्ट है इसमें से भी कुछ ट्राइब्स को अलग करो। तो पीवीटीजी ग्रुप जो है इनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्रधानमंत्री वन धन योजना जो है वो लागू की है। साथ ही साथ में अभी हमने डिस्कस किया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो हमने लागू की है। तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है ट्राइबल पीपल के अपग्रेडेशन को लेकर के। और देखो हमारा जो लोकसभा है और जो पंचायत है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसमें भी एसटी को स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं। आर्टिकल 330 जो है उसके थ्रू लोकसभा में जो है एससी की सीट्स रिजर्वेशन दी गई है। आर्टिकल 332 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है। और आर्टिकल 243 जो है वो पंचायत में जो है वो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात की गई है। आर्टिकल 275 जो है वो ग्रांट ऑफ स्पेशल फंड की बात करती है कि कोई भी जो स्टेट है उसमें अगर ट्राइबल पीपल जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ फंड प्रोवाइड करती है इस आर्टिकल के अंडर स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो ट्राइबल पीपल जो है उनकी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर सके। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि ट्राइबल पीपल के अपग्रेडेशन के लिए गवर्नमेंट जो है वो किस किस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर देखिए। तो देखो कोविड के टाइम में इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, ना सिर्फ इंडिया, वर्ल्ड लेवल सभी जगह इफेक्ट जो है वो देखने को मिला। अब यहाँ पर ये बताया गया है, हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया में लेप्रोसी के जो पेशेंट हैं वो 52% तक, मतलब पूरे वर्ल्ड में लेप्रोसी के जितने भी पेशेंट हैं उनमें 52% जो है वो इंडिया में है। ओके, उन्होंने बताया कि कोविड के टाइम में जो डिटेक्शन है लेप्रोसी का वो नहीं देखने को मिला, जिसकी वजह से सेकंड स्टेज लेप्रोसी जो है, डिसेबिलिटी जो है वो ज़्यादातर बच्चों में, ज़्यादातर जो पेशेंट है उनमें देखने को मिल रही है। तो कोविड के टाइम में ना सिर्फ लेप्रोसी, जो भी अलग डिजीज जो थी उन पर काफ़ी कम ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से बाद में जो है काफ़ी ज़्यादा केसेज हर डिजीज के देखने को मिले। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया ने टारगेट रखा है वैसे तो कि 2030 तक जो है वो हम 0 केसेस लेकर के आएंगे, लेप्रोसिस से जो भी इन्फेक्शन है उसको हम बिल्कुल खत्म करेंगे। और लेप्रोसी क्या है? लेप्रोसी एक तरीके से एक इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से जो पर्सन है उसको फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो भी फेस करनी पड़ती है। और इस इन्फेक्शन की वजह से आपकी स्किन, नर्व, लंग्स और आईज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ये होता है लेप्रोसी में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो देखो साउथ अफ्रीका से 12 चीता जो है वो हमारे इंडिया में आज पहुंच जाएंगे। इससे पहले भी हमने नामीबिया से जो चीता है वो इंडिया में लेकर के आए। तो इंडिया ने देखो ये फोकस किया है क्योंकि चीता जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल होता है और हमारे इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया था 1952 में। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन हम करेंगे, क्योंकि एशिया में जो चीता है वो सिर्फ ईरान में पाए जाते हैं, काफ़ी कम उनकी संख्या है। तो हमने फोकस किया कि क्यों ना हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट से इनको लेकर के आए, और साउथ अफ्रीका और नामीबिया से फिर हमने ये डिस्कशन स्टार्ट किया। अब देखो
हमारे इंडिया में चीता आ गया है, तो हमारा इंडिया जो है वो एकमात्र ऐसा ओनली कंट्री बन गया है जहाँ पर जो बिग कैट की 5 स्पीसीज पाई जाती है। मतलब इंडिया में हमारे टाइगर भी, लॉयन भी, लेपर्ड भी, स्नो लेपर्ड भी और चीता, ये पांचों जो स्पीसीज हैं बिग कैट की, वो देखने को मिलती है। जरूरी भी है, जो भी हमारा इकोसिस्टम है उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी है चीता। साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो हमने चीता इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन जो भी इनका फूड जो है वो हैबिटाट हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना होगा, फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना होगा, ताकि जो एनिमल है उनकी उनकी अवेलेबिलिटी अच्छे से बनी रह सके और चीता जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में अच्छे से सर्वाइव कर पाए। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।